नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के वीकली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते जो भी महत्वपूर्ण भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड से संबंधित जो न्यूज चर्चा में है उन पर हम खास तौर पे बात करेंगे और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी प्रकाश डालेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज के इस एपिसोड में कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, ये 5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी खंड से ये जुड़ते हैं और ये इस हफ्ते चर्चा में थे, तो इन पर हम बात करेंगे। चलिए पहला टॉपिक लेते हैं। पहली जो न्यूज है वो कहीं ना कहीं COP16 से जुड़ती है और ये खास तौर पे चर्चा में है। और मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन, जो कह सकते हैं कि रेगिस्तान का फैलना है, उससे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र जो सम्मेलन है UNCCD, इसकी पार्टियों का जो सम्मेलन है उसका जो 16वां कह सकते हैं जो सत्र है उसका आयोजन हो रहा है सऊदी अरब। कहाँ पे? तो सऊदी जो अरब है उसी के रियाद जो शहर है वहाँ पर इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसका आयोजन होने जा रहा है और इसका जो आयोजन है आप देख सकते हैं कि 2 दिसंबर से लेकर ये कब तक चलेगा, तो ये 13 दिसंबर तक इसका जो आयोजन है वो होगा। इसमें कई सारे जो मसले हैं उन पर चर्चा किए जाएंगे। तो आज इस एपिसोड में हम इसके बारे में देखते हैं, इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि आखिर ये जो पूरा आयोजन हो रहा है इसमें इसका जो मूल विषय है वो क्या है, मूल जो टाइटल है, जो शीर्षक है वो क्या है। तो टाइटल है हमारी भूमि और हमारा भविष्य। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। इस सम्मेलन में देखें तो भारत का एक पूरा प्रतिनिधि मंडल भी भारत के तरफ से कहें तो इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए गया है। और इसमें देखें तो ये जो मंडल गया है, इसके मंडल में देखें तो प्रतिनिधित्व के तौर पे केंद्रीय जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, वो इस पूरे प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। और भारत का एक बड़ा ही कह सकते हैं कि जो इससे मामले से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट हैं, इससे जुड़े हुए जो संबंधित व्यक्ति हैं, उनका एक कह सकते हैं कि एक गुट जो है, एक ग्रुप यहाँ पर गया हुआ है। तो ये बातें हैं। इसके अलावा थोड़ा सा डेजर्टिफिकेशन के बारे में देखते हैं। मरुस्थलीकरण जो है आखिर ये क्या है, तो ये एक भौगोलिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित जो कारक हैं उनके कारण जो उपजाऊ क्षेत्र हैं उनमें भी मरुस्थल जैसी विशिष्ट जो कह सकते हैं कि लक्षण है वो विकसित होने लगते हैं। और इसमें देखें तो जलवायु जो परिवर्तन है, इसके साथ ही जो मानव के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न जो क्रियाकलाप हैं, जो विभिन्न गतिविधियां हैं, उनके सहित कई कारण हैं जो शुष्क, अर्धशुष्क, निर्जल क्षेत्रों की जो जैविक उत्पादकता है, जो बायोलॉजिकल जो प्रोडक्टिविटी है, उसको कम कर रहे हैं। भूमि यहाँ पर देखें तो ऐसे क्षेत्रों में रेगिस्तान के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है और इससे भूमि की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन क्षमता है, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है, ह्रास देखने को मिल रहा है। प्राकृतिक वनस्पतियों का जो क्षरण है और जो कृषि उत्पादकता है उसमें भी कमी देखने को मिली है। हालांकि इसका तात्पर्य मौजूदा जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसका विस्तार नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये बातें हो गई। इसके साथ अगर हम बात करें तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र जो सम्मेलन है UNCCD है, इसके बारे में, इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इसके लिए वर्ष क्या है कि वर्ष 1994 जो है वो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। यह पर्यावरण और विकास को अस्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं कि समझौता है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो वर्ष 1994 में भारत भी इसका हस्ताक्षरकर्ता बन गया और वर्ष 1996 में इसकी पुष्टि की गई। इसका जो उद्देश्य है, जो ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है कि भूमि की रक्षा करना, पुनर्स्थापना करना और मरुस्थलीकरण के साथ ही सूखे से ये जो प्राकृतिक कह सकते हैं या इस तरह के मानव गतिविधियों के कारण जो उत्पन्न होने वाली जो भौगोलिक एक समस्या है या कहें क्षेत्रीय समस्या है, इससे निपटना है। अगर हम सचिवालय की बात करें तो जर्मनी के बान शहर में इसका सचिवालय है और वर्तमान में लगभग 197 जो
सदस्य हैं, जो राष्ट्र हैं, वो इसके मेंबर हैं और जिनमें से 196 देश और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। तो सीधे तौर पे देखें तो 196 इसमें कंट्रीज हैं और उसके साथ ही जो EU है, जो यूरोपियन यूनियन है, वो भी इसका मेंबर है। तो ये हमने देख लिया। थोड़ा सा लक्ष्य की बात कर लेते हैं। तो देखिए, भूमि क्षरण के प्रभाव को रोकना, यानी ये जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है इसके क्या लक्ष्य है? इसके तो भूमि क्षरण के प्रभाव को रोकना, भूमि की जो सुरक्षा है वो करना और उसकी पुनर्बहाली करना इसका लक्ष्य है। इसके साथ ही एक सुरक्षित, न्याय संगत और टिकाऊ जो भविष्य है उसे सुनिश्चित करना इस ट्रीटी का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सभी लोगों को पर्याप्त भोजन, पर्याप्त पानी, पर्याप्त रहने का जो आवास है वो उपलब्ध कराना और इसके साथ ही जो आर्थिक अवसर हैं वो सभी को उपलब्ध कराना इस ट्रीटी का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो ये हमने देख लिया। अगला टॉपिक है, ये है स्पेन में पेड क्लाइमेट लीव की शुरुआत हुई है। जब से इसकी शुरुआत हुई है, ये खास तरह का मामला है जो चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में देखें तो स्पेन सरकार ने जो पेड क्लाइमेट लीव है उसको शुरू किया है और इसके तहत अब वहाँ के कर्मचारियों को मौसम की जो आपात स्थिति होती है उस दौरान यात्रा से बचने के लिए 4 दिनों तक छुट्टी लेने की क्या है कि अनुमति होगी। 4 दिन की कह सकते हैं, एक तरह से उन्हें छुट्टी मिलेगी। और यदि आपातकालीन जो सेवा है वो कर्मचारी किसी जोखिम के बारे में अलार्म बजाते हैं तो कर्मचारी काम पर नहीं आएंगे, ये भी बात कही गई है। यही नहीं, यहाँ पर जो खास तौर पर स्पेन में ये जो नीति है जो लागू की गई है, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो कहीं न कहीं जो जलवायु आपातकाल है उसके अनुसार जो विनियमन है उसे लागू करना है, ताकि कोई भी श्रमिक जिसके कह सकते हैं कि जीवन पर जोखिम की स्थिति ना आए, उसके लिए वो मजबूर ना हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए स्पेन में पेड क्लाइमेट लीव की शुरुआत हुई है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसके बारे में आप डिटेल से देख सकते हैं। ये जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है कि आखिर ये जो नीति लाई गई है स्पेन के द्वारा किस उद्देश्य से लाई गई है। तो जलवायु आपात के अनुसार विनियमन करना और इसके लिए कि कोई भी श्रमिक जो है वो जोखिम लेने के लिए मजबूर ना हो, ये महत्वपूर्ण बात कही गई। इसके साथ ही थोड़ा सा स्पेन के बारे में हम देख लेंगे। स्पेन जो है वो किस कंटिनेंट से संबंधित है? तो यूरोप से संबंधित है। यूरोप के दक्षिण पश्चिम में आप देखेंगे तो आइबेरियन जो प्रायद्वीप है उस पर यह स्थित देश है। इसकी जो अवस्थिति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इधर देखिए अटलांटिक ओशियन आपको देखने को मिलेगा और इसके उत्तर में भी अटलांटिक ओशियन देखने को मिलेगा। इसके कह सकते हैं दक्षिण पूरब में आएंगे तो यहाँ पर भूमध्य सागर आपको देखने को मिलेगा। इसके आसपास बहुत सारे जो कह सकते हैं जलीय क्षेत्र हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये स्पेन है और यहाँ पर देखेंगे तो कई सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ की जो नदियाँ हैं, महत्वपूर्ण 3 नदियाँ हैं, टैगस, इब्रो और डोरो, ये स्पेन की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो ये आपको जानना चाहिए। यहाँ पर कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे पेरेनीज पर्वतीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का पर्वतीय क्षेत्र है, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये सारी जो भौगोलिक अवस्थितियाँ हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान से देखना है। अगला जो टॉपिक है वो है रातापानी टाइगर रिजर्व। ठीक है, इस रिजर्व की चर्चा करते हैं क्योंकि ये चर्चा में रहा, क्योंकि हाल ही में जो देश का मध्य प्रदेश राज्य है, जो MP राज्य है, वहाँ की सरकार ने जो रातापानी टाइगर रिजर्व है इसको टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए जो अधिसूचना है वो जारी किया है। और इसी कारण से क्या है कि ये जो टाइगर रिजर्व है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि आखिर जो रातापानी टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन और सीहोर जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन दोनों जिलों में इस टाइगर रिजर्व का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का ये 9वां टाइगर रिजर्व है। इसका जो कोर एरिया है वो कितना है तो आप देखेंगे 763.812 वर्ग किलोमीटर इसका कोर एरिया है, जबकि जो बफर जोन है, बफर एरिया जो है वो 507.653 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा वर्ष 2022 की जो गणना हुई उसके अनुसार मध्य प्रदेश में 785 बाघ के जो आंकड़े हैं
वो यहाँ पर दर्ज किए गए। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा एमपी में जो पहले से 8 टाइगर रिजर्व हैं वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनमें जो शामिल है कान्हा टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है और नौरादेही टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा जो 8वां है वो माधव टाइगर रिजर्व है। तो ये हमने देख लिया। इनके बारे में भी जो भी संक्षिप्त जानकारी है वो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर डिटेल से दी गई है। जैसे कान्हा टाइगर जो रिजर्व है ये कहीं ना कहीं 1955 में राष्ट्रीय उद्यान और 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ऐसे ही जैसे पेंच टाइगर जो रिजर्व है ये सिवनी क्षेत्र में अवस्थित है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये रॉयल बंगाल टाइगर की जो संख्या है वो दुनिया में यहाँ पर सबसे अधिक है। उमरिया जिले में स्थित है और इस पार्क को वर्ष 1968 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसके अलावा जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है इसकी बात करें तो नर्मदापुरम जिले में ये अवस्थित है और 524 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है और 1981 में टाइगर रिजर्व ये घोषित किया गया था। इसके अलावा जो अन्य है पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल दिया गया है। वर्ष 1981 में ये स्थापित हुआ था, 94 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और फरवरी 2009 में बाघ विहीन भी हो गया। तो ये जो तथ्य है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नौरादेही टाइगर रिजर्व ये सागर दामोह नरसिंहपुर जिले में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। 20 सितंबर 2023 को इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो हाल ही में कह सकते हैं कि ये टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। तो ये भी जो तथ्य है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है, सीधी जिले में ये अवस्थित है और ये जो रिजर्व है विश्व प्रसिद्ध सफ़ेद बाघ के लिए खास तौर पे देखें तो 1951 में रीवा के तत्कालीन जो महाराजा मार्तंड सिंह हैं उन्होंने इसे खोजा था। 812 लगभग वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और ये जो टाइगर रिजर्व है इसकी जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी, तो काफ़ी पहले हुई थी। इसके अलावा माधव नेशनल टाइगर जो रिजर्व है ये शिवपुरी जिले में फैला हुआ है और इस पार्क को 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्रफल है वो 1651 वर्ग किलोमीटर है। कोर जो रीजन है वो 375 है, जो बफर है वो 1276 वर्ग किलोमीटर है। 2024 को इसे मंजूरी मिली है और यहाँ 3 बाघ हैं, 1 नर 2 मादा। तो ये बात यहाँ पर हमने देख ली। इसके अलावा बात करें कि टाइगर रिजर्व घोषित करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो क्या है, तो देखिए टाइगर रिजर्व ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य है या उनको कहते हैं जिन्हें टाइगर अर्थात बाघों की संख्या में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए उनकी संख्या को संरक्षित किया जाता है, संवर्धित किया जाता है और इसके लिए आरक्षित किया गया हो तो वो क्षेत्र जो होता है उसे टाइगर रिजर्व कहा जाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण है उसकी सलाह पर वन्य जीव अधिनियम 1972, ये जो अधिनियम है ये महत्वपूर्ण है। तो वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम 1972 है, 1972 है, इसकी धारा 38 5th के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकारों के द्वारा बाघ अभयारण्यों की अधिसूचना या उन्हें अधिसूचित किया जाता है, अधिसूचना जारी किया जाता है और किसी भी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण है उससे अनुमति प्राप्त करने के लिए उसके सामने कह सकते हैं कि प्रस्ताव रखती है। जब उससे अनुमति प्राप्त हो जाती है तो फिर क्या होता है कि वो टाइगर रिजर्व घोषित हो जाता है। टाइगर रिजर्व में बाघों के प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने हेतु मानवीय गतिविधियां जो होती हैं, जो शिकार होता है, ये पूरी तरह से बैन होता है, प्रतिबंधित होता है। तो ये बात हमने देख ली। थोड़ा सा बात कर लेंगे कि जो बाघ हैं इनके संरक्षण की स्थिति क्या है। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे अनुसूची 1 में रखा गया है और प्रकृति के संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है, जो IUCN है, उसकी रेड लिस्ट में कह सकते हैं कि लुप्त प्राय जो कैटेगरी है उसके तहत बाघों को रखा गया है। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन जो साइट्स है उसके परिशिष्ट 1 में इसे शामिल किया गया है, रखा गया है। तो ये हमने देख लिया। अगली न्यूज है एशियाई विकास बैंक के साथ $50 मिलियन का जो ऋण समझौता हुआ है। ये ऋण समझौता इस समय चर्चा में है क्योंकि हाल ही में भारत सरकार और एशियाई जो विकास बैंक है, जो ADB है, इसके साथ कहें तो लगभग
$50 मिलियन का एक बड़ा समझौता हुआ है और इस कारण से ये जो समझौता है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। थोड़ा सा समझौता के बारे में हम देखेंगे तो इस समझौते का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं जल संचयन प्रणालियों का निर्माण करके जल सुरक्षा को बढ़ावा देना, ताकि जल तक पहुंच में सुधार हो और मेघालय में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति सामुदायिक जो अति संवेदनशीलता है उसे कम किया जा सके। ये जो परियोजना है कहीं ना कहीं मेघालय राज्य जल नीति 2019 के अनुरूप है। इसका जो उद्देश्य है वो सहभागी दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य के जल संसाधनों का सतत विकास करना, प्रबंधन और उपयोग को सुनिश्चित करना, अति संवेदनशीलता को कम करना और जो एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन है उसको और बढ़ावा देना। ये जो परियोजना है ये सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्रों और जो आपदा जोखिम प्रबंधन है उस पर विचार करते हुए जो राज्य व्यापी जल संचयन जो प्रणाली है, जो मास्टर प्लान है, उसको विकसित करने में भी मदद प्रदान करेगी। यही नहीं, इससे गांव स्तर पे जल सुरक्षा जो योजनाएं हैं उनके निर्माण में भी मार्गदर्शन मिलेगा, जिसका प्रबंधन ग्राम रोजगार परिषद और वाटर शेड जो प्रबंधन समितियां हैं उसके साथ जल जो उपयोग करता है उन संघों के द्वारा किया जाना पहले से तय है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा इस परियोजना से देखें तो लगभग 12 जिलों में 532 छोटे जो जल भंडारण स्थल हैं उनके निर्माण में भी सहायता मिलेगी। इसके अलावा इस परियोजना के तहत देखें तो किसानों को भरोसेमंद सिंचाई क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए लगभग 3000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र विकसित किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा देखें तो इसमें ये भी कहा गया है कि इसके तहत गारो, जयंतिया, खासी जो क्षेत्र है पूर्वोत्तर के, यहाँ पर जलवायु संबंधित जो आंकड़े हैं उनको एकत्र करने और निगरानी करने के साथ ही ये कहा गया कि सूक्ष्म जो सिंचाई प्रणाली है वो उसके लिए लगभग 50 मौसम केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। यही नहीं, परियोजना के अंतर्गत 3 जल विद्युत संयंत्र में नवीकरणीय ऊर्जा सूक्ष्म जल विद्युत का प्रायोगिक जो परीक्षण है वो भी किया जाएगा। तो इस तरह से ये मामला काफ़ी चर्चा में है। ये जो समझौता हुआ है कहीं ना कहीं इसके कई सारे लक्ष्य हैं। अब थोड़ा सा एडीबी के बारे में देख लेते हैं। एशियाई विकास जो बैंक है ये एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था है। यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को क्या देता है, ऋण प्रदान करता है। इस बैंक की जो स्थापना है वर्ष 1966 में हुई थी। अब तक देखें तो लगभग 69 इसके सदस्य राष्ट्र हैं। इसका जो मुख्यालय है वो मनीला है। तो ये हमने देख लिया। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये कहीं ना कहीं NHAI से जुड़ा हुआ है, जो ये अब जारी करेगा कि इसमें 1000 करोड़ रुपए के मूल्य के ग्रीन बॉन्ड जारी करने की बात कहेगी। जो NHAI है यानी भारतीय राष्ट्रीय जो राजमार्ग प्राधिकरण है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो परियोजना है उस पर पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए अब क्या करेगा कि धन या कह सकते हैं फंड इकट्ठा करेगा। और इसी के तहत ये कहा गया है कि भारतीय जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है NHAI है वो अपनी शाखा यानी DM जो ई डेवलपमेंट के माध्यम से ग्रीन बॉन्ड जारी करके क्या करेगा कि 1000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास करेगा। इससे सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में अपनी तरह का देखें तो ये अब पहला इस तरह का ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा, जो दिसंबर 2024 आप समझ सकते हैं अब एक तरह से स्टार्ट हो गया है। इसके दूसरे सप्ताह में सेकेंड वीक में ये लॉन्च किया जाएगा। तो इस कारण से ये देखें तो चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बारे में कुछ अन्य तथ्यों की जानकारी लेते हैं। इसे भारत सरकार के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल और सेबी के जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत सख्त अनुपालन के साथ इसे पूरा किया जाएगा, ये बात कही गई है। इस धनराशि का जो उपयोग है वो एक्सप्रेसवे के किनारे निम्नलिखित कार्यों पर किया जाएगा। जैसे जो एक्सप्रेसवे है उसके सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाएगा, बीच में रोड के जो एक्सप्रेसवे है उसके बीच में वृक्षारोपण किया जाएगा, पशु अंडरपास के निर्माण बनाए जाएंगे, प्राकृतिक वर्षा जल निकासी के लिए काम किया जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित जो स्ट्रीट लाइट हैं वो लगाए जाएंगे, अपशिष्ट जो पुनर्चक्रण है पुनः उपयोग है उसको यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा और वर्षा जल संचयन पर भी खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात।
इसके अलावा थोड़ा सा बॉन्ड की बात करें तो ये एक वित्तीय उत्पाद होता है जिसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं किसी इंस्टीट्यूट को पैसे उधार देते हैं और बदले में ब्याज का भुगतान पाते हैं। तो ये बात कही गई है। इसमें थोड़ा सा जो ग्रीन बॉन्ड की बात कही जा रही है, इसको हम देखते हैं। ये निश्चित आय वाले ऋण साधन होते हैं। इनके माध्यम से जो सरकारें हैं, जो व्यवसाय हैं, वित्तीय जो संस्थान हैं, जो निवेशक हैं, उससे दीर्घावधि ऋण या पूंजी उधार लेते हैं। इसके माध्यम से जुटाई जो रकम होती है, जो फंड होती है, उसका जो इस्तेमाल है कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई जो परियोजनाएं हैं या फिर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए जो भी कार्य होते हैं उनमें इसको लगाया जाता है। खासतौर पे देखें नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, अस्थायी जो जल प्रबंधन है, ऐसी गतिविधियों में इसका समावेशन किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ष 1988 में इसका गठन किया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्रालय है उसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत इसका गठन किया गया था। यह भारत सरकार के द्वारा सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, उसके रख रखाव और प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया है। तो इस कारण से देखें तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इस हफ्ते जो भी महत्वपूर्ण रूप से भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी खंड से जुड़े हुए जो न्यूज़ चर्चा में थे, उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात किया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में अगले हफ्ते की महत्वपूर्ण जो न्यूज़ होंगी उन पर हम एक एपिसोड लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।